मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो कल सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर जो आधा बच गया था उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। अभी तक हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्या है, किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और हमने इसमें दो एग्जाम्पल्स देखे थे, बेल्जियम का और श्रीलंका का, कि किस तरह सही ढंग से अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो किस तरह मतलब देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है, और अगर सत्ता का बंटवारा सही ढंग से नहीं होता है तो देश में गृह युद्ध या शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये चीज़ जरूरी क्यों है। ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है, देखो अब तक हम इस कंक्लूज़न पर पहुंच चुके हैं कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगी, अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो किसी के भी तानाशाह होने की संभावना है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, उनको उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है, और जो भी बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक का शोषण करेंगे, उनको दबाएंगे। या कई बार क्या होता है कि बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी सत्ता की साझेदारी, अगर अल्पसंख्यकों के लिए ये मतलब सत्ता की साझेदारी जरूरी है तो ये बहुसंख्यकों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार सत्ता का बंटवारा ना करना, शक्तियों का बंटवारा नहीं करने के कारण जो बहुसंख्यक समुदाय है, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी भी स्थिति या बर्बादी का कारण वो हो सकती है। आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अब ये हम इसके पक्ष में तर्क पढ़ रहे हैं, और इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरत है। अगर लोकतंत्र की सही मायने में लोकतंत्र को अपनाना है तो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। इन दो तर्कों से में से एक को हम युक्ति तर्क और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। किसमें कह सकते हैं कि इसमें शासन के अंतर्गत है, इनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी ढर्रे से रहें, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। यानी कि जो भी सरकार बनती है वो किसके अंतर्गत हो, वैध हो। वैध कब होगी, जब संविधान के अंतर्गत जो भी अधिकार कानून लोगों को मिलेंगे, शक्तियों का बंटवारा होगा, तभी तो वो सरकार वैध होगी। इसे हम युक्ति तर्क और नैतिक तर्क कहकर भी इसके हम जो वो हैं महत्व हैं उसको हम बता सकते हैं। इसमें आगे बेटा एक स्टोरी दी हुई है, खलील की उलझन। ये आप लोग खुद पढ़ोगे। इसमें जो बैरूत शहर है, लेबनान की राजधानी है बैरूत, और वहाँ पर एक खलील नाम का व्यक्ति रहता है। उसके माँ बाप जो हैं वो अलग हैं, वो सिया है या वो सुन्नी है, उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी वो अपने उस पर जो राजनीतिक सत्ता है बंटवारे पर उस पर लड़ते रहते हैं। और अब जो है वहाँ पर किस तरह से बंटवारा किया गया है ये इसमें बताया गया है। ये स्टोरी आप लोग खुद पढ़ोगे, ठीक है। इसमें से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैरूत शहर कहाँ पर है या किसकी राजधानी है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है, सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कि सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी लेवल्स हैं हमारे, जो मान लो केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, सामुदायिक स्तर है, या जो हमारे विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका है, विधान पालिका, न्यायपालिका, यानी कि किस रूप में सत्ता को बंटवारा किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक युग में सत्ता के बंटवारे के रूप कौन से हैं, ये हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे।
राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी स्थान पर रहने वाले किसी व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि हमेशा से यही धारणा बनी हुई है कि जो भी शक्तियां हैं वो वहां पर रहने वाले समूह के हाथ में होनी चाहिए। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत भी कई बार पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है और इसके माध्यम से ही जो शासन की व्यवस्था है या शासन जो व्यवस्था है उसको चलाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। ये सब हम लोकतंत्र के विशेषताओं ये गुण में पढ़ चुके हैं कि लोगों को सम्मान, लोकतंत्र लोगों की गरिमा बढ़ाता है, उनका सम्मान बढ़ाता है, उन्हें ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है, उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लोकतंत्र के विशेषताओं में जो आता है वो इसलिए पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है बेटा इसमें आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम इसके उदाहरणों पर गौर करें कि किस प्रकार सत्ता की साझेदारी हो सकती है, किस किस प्रकार से। तो पहला बेटा इसमें आ जाता है कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। लेकिन हम इसको क्षैतिज वितरण कहेंगे। कैसे? क्योंकि ये सब क्या रहती हैं बेटा, एक ही स्तर पर, यानी कि ये सरकार के 3 विभिन्न अंग हैं लेकिन लेवल क्या है, ये एक ही है। तो ये एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग सुनिश्चित करते हैं और ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करता। वो तीनों अंग विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं ताकि कोई अपनी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनका मतलब असीमित प्रयोग ना करें, उन पर अंकुश लगा रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका, अब मैं आगे ये पढ़ता रही हूँ कि किस तरह से ये तीनों अंग एक दूसरे पर निगरानी या जो है अंकुश रखते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ये 3 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं। तो जब हमारे सरकार के तीनों अंग हैं, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका, ये सब एक दूसरे पर आपस में नियंत्रण रखते हैं, तो इसे ही हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। स्तर मतलब यानी कि लेवल, जैसे कि एक जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनमें भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे हमारी जो यूनियन लिस्ट है, कंक्रीट लिस्ट है, इस तरह से, और जो स्टेट लिस्ट है यानी कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं सभी को उन तीनों में बांट दिया गया है बेटा। ठीक है, और इन तीनों में बांटने के बाद जो संघ सूची के विषय हैं उस पर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि उनकी शक्तियां हमारी केंद्र सरकार के पास है, और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर हमारी जो कानून है वो कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है, यानी कि उन पर उस चीज़ से जो भी शक्तियां हैं वो कहाँ पर हैं? राज्य सरकार के पास है। लेकिन जो तीसरा है लोकल, जो हमारी समवर्ती सूची है, उस पर ये दोनों ही कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार और जो सेंटर गवर्नमेंट है। लेकिन
अगर दोनों में कहीं भी विरोध उत्पन्न हो जाता है तो मान्य किसका होता है? केंद्र सरकार का मान्य होता है। ठीक है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन मान्य किसका? अगर विरोध उत्पन्न हो गया तो मान्य किसका रहता है? हमारी केंद्र सरकार का। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है और जो हम सेंटर गवर्नमेंट है या प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है इसमें। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार के नाम से पुकारते हैं और ये जो है हमारे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। ठीक है, हमारे संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि कौन सी शक्तियाँ किसके पास हैं और कौन सी राज्य सरकार के पास है। ये मैंने आपको बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आने वाले नेक्स्ट लेसन में भी हम पढ़ेंगे इस तरह से। फिर इसमें आता है बेल्जियम में तो यह काम हुआ और श्रीलंका में नहीं हुआ। बेल्जियम में तो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया फ्रेंच और डच के बीच। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियाँ कहाँ पर कौन स्थान। लेकिन श्रीलंका में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया। सारी शक्तियाँ किसके पास? सिंहलियों के पास हैं, इसलिए वहाँ पर जो है असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों और मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे कि इसे हम सामुदायिक सरकार की व्यवस्था भी कह सकते हैं। जैसे हमारा उसमें हुआ था कि बेल्जियम में किया गया था कि जो फ्लेमिश और वेलोनिया है वहाँ पर अलग अलग सरकारें हैं और उनको अलग अधिकार है। ठीक है, और जो ब्रुसेल्स की सरकार है वहाँ पर अलग सरकार है जो उसकी कैपिटल है और वहाँ पर भी उनको फ्रेंच और डच को समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन जो उनकी सामुदायिक सरकार है वहाँ पर उनको छूट दी गई थी कि वो जिस भी भाषा के बोलने वाले लोग उस क्षेत्र में रहते हैं वो उस हिसाब से उनको अपना चुन सकते हैं। तो इस तरह से भी इसमें सामुदायिक सरकार में अल्पसंख्यकों या उनको उचित हिस्सेदारी देकर इनका बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका अलग एक तरीका है या रूप है वो आता है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से में भी लक्ष्य कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो सत्ता का बंटवारा। अब इसमें आ जाती है बात बेटा दबाव समूह और आंदोलन की। देखो जब भी जब हम पावर देते हैं लोगों को तभी तो वो दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। और जो दबाव समूह होते हैं ये हम नेक्स्ट लेसन जो है आपका 5th लेसन उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि दबाव समूह होते क्या है और राजनीतिक दल से वो किस तरह से भिन्न होते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं? वो राजनीतिक प्रक्रिया में सीधी भागीदारी नहीं लेते, लेकिन वो क्या करते हैं? वो सरकार पर दबाव बनाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वो अपनी बात सरकार से मनवा लेते हैं। जैसे कोई भी कहीं किसी को आरक्षण देने की बात है उसमें इसमें किसी भी हित समूह के लोग जैसे वकीलों का एक दबाव समूह है, अध्यापकों का एक दबाव समूह है, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आगे है ही नहीं, ये बस इतना ही है। जो आपके दबाव समूह और हित समूह होते हैं ये राजनीतिक हिस्सेदारी में जो है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन सरकार को अपनी नीतियां और पॉलिसीज़ मानने के लिए ये प्रभावित करते रहते हैं। तो इस लेसन में बेटा हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े बेल्जियम और श्रीलंका का आप डिटेल में पढ़ोगे। शासन की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये रूप और साझेदारी किस तरह से होगी, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का, 2 नंबर का हर बार इस लेसन में से पूछा जाता है और ये एक वेरी इम्पोर्टेंट लेसन है। अब आपके इसमें जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको करने ही करने हैं। आधुनिक जो इसका पहला है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। ये जो मैंने अभी बताए कि एक ही स्तर पर साझेदारी
आपकी जो कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और विभिन्न स्तरों पर साझेदारी, इस भाषा समूहों में साझेदारी, दबाव समूह के द्वारा शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, इस तरह से। दूसरा आता है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण भी बताएं कि भारत में सत्ता की साझेदारी, कि भारत में सत्ता का, भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों, समूहों का देश है, इसलिए ये एक तो युक्तिपरक और नैतिक तर्क भी हो जाता है, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका आ जाता है आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले भी आपको PDF बना के लिखवा चुकी हूँ। वो सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। अभ्यास का जो आपका ये क्वेश्चन है पहले वाला, ये वेरी इम्पोर्टेंट में आता है और इसको आपको करना है, ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर देना, एक ऑनलाइन क्लास के लिए मैं सर को बोल दूँगी और उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।